combination of capacitors. Next topic is combination of capacitors. तो कैपेसिटर्स को हम ज़्यादा कैपेसिटर्स अगर कनेक्ट कर दें, आपने शायद 10th में किया होगा जब आपने रेजिस्टेंसेस पढ़ी होंगी, वहाँ पे आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस पैरेलल किया होगा। सिमिलरली अगर आप कैपेसिटर्स भी देखो, इन्हें भी हम सीरीज में भी लगा सकते हैं, पैरेलल में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दोनों ही कर लेते हैं, कैपेसिटर इन सीरीज और इस तरफ कैपेसिटर इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे या सीरीज में होंगे। ठीक है, तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे। सो कैपेसिटर सीरीज का मतलब क्या होता है, व्हेन जस्ट राइट डाउन व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर the negative plate of one capacitor is connected to the positive plate of the second, to the positive plate of second. This is called as capacitor in series. अभी हम इसकी डायग्राम भी बना लेंगे। तो इसमें क्या होगा, दो कैपेसिटर यूज करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि एक कैपेसिटर का जो नेगेटिव है वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसी कॉम्बिनेशंस को वी मोस्टली कॉल इट एज कैपेसिटर इन सीरीज, राइट। सो ये होगा C1 और ये होगा मान लो C2। दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है जी। दूसरी तरफ कैपेसिटर इन पैरेलल में क्या होगा, सो व्हेन पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ऑल कैपेसिटर्स, when positive plates of all capacitors are connected together and negative plates of all capacitors are connected together। तो यहाँ पे पैरेलल किसको बोलेंगे, जब हमारे पास मान लीजिए दो प्लेट्स हैं ऐसे, और इनका जो पॉजिटिव होगा वो एक अलग से कनेक्टेड होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, और जो नेगेटिव है वो अलग से कनेक्टेड होंगे, लाइक दिस, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, याद दिमाग में रखना। सीरीज में नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द सेकंड प्लेट। जब सारे पॉजिटिव्स सारे कैपेसिटर्स के और सारे नेगेटिव सारे कैपेसिटर के आपस में कनेक्टेड हो, हम उसे बोल देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है, ओके। ये जो सिंबल होता है ये होता है कैपेसिटर का, दिस सिंबल इज फॉर कैपेसिटर, राइट। और कैपेसिटर के जो यूनिट्स होंगे वो होते हैं फैरेड, ऐसा यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स जो होते हैं वो हम यूज करेंगे फैरेड। और ये जो सिंबल होगा, ये सिंबल होगा बैटरी का या सेल का। अगर एक है तो सेल बोल देते हैं, ज़्यादा होंगे तो बैटरी बोल देते हैं। मान लीजिए हम इसको सेल लिख लेते हैं, ये होता है सेल। और सेल में जो एसआई यूनिट्स हम लिखते हैं वो लिखते हैं वोल्टेज के, दैट इज वोल्ट, लाइक दिस। ठीक है, तो ये याद रखना है। दो लाइंस अगर बिल्कुल पैरेलल कर देंगे, सेम साइज की कर देंगे, तो कैपेसिटर बोला जाएगा। एक साइज बड़ा होगा एक छोटा होगा तो उसको सेल बोला जाएगा। अगर ऐसे और लगा देंगे, जाके आगे जाके करवाऊंगा, उसको बैटरी बोल देते हैं। ठीक है,
सो बैटरी, बेसिकली बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल का होना। तो जब हम कैपेसिटर लिखेंगे तो हम उसके जो यूनिट्स हैं वो फैरेड लिखेंगे या फिर माइक्रो फैरेड लिखेंगे। फैरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है, हम आगे जाके स्टडी, जैसे कुलम बहुत बड़ा यूनिट होता है, हम माइक्रो कुलम यूज़ करते हैं चार्जेस में। ऐसे ही हम जब कैपेसिटर में यूज़ करते हैं तो ऑल्दो ऐसा यूनिट फैरेड होता है, लेकिन हम बहुत छोटे यूनिट्स यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रो फैरेड्स। वो हम अभी करवाएंगे यहाँ पे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब यहाँ पे दो कैपेसिटर कनेक्ट किए तो इनके साथ अगर हम एक सेल लगा दें, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे भी दिखाना हो तो यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये दो कैपेसिटर हैं और ये सेल है। सिमिलरली वो दो कैपेसिटर हैं C1 C2 और ये सेल हो गया, राइट। सेल के मोस्टली हम यहाँ पे वोल्टेज लिखते ही हैं, जैसे V लिख दिया और यहाँ पे भी वोल्टेज V लिख दिया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप आज का टॉपिक कर रहे हो ना, क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई क्वेश्चंस इनमें से आते ही आते हैं, क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज और पैरेलल, तो उसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो उसके बाद हम हल्के हल्के करके इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पहले ईजी करेंगे, फिर एवरेज करेंगे, फिर कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे। तो पहले इसका बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे सारा कुछ करने वाले हैं। नेक्स्ट है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होती है, लिख लिया सभी ने? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें देखो, हमारे इस पूरी सर्किट में चाहे वो हो चाहे ये हो, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी? जो आपने मुझे अभी बताया था, C, Q एंड V। आपको हर एक सेल का, हर एक कैपेसिटर का आपको C, Q और V पता होना चाहिए। ठीक है, इसका C पता है, Q पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए। इसका C पता है मान लो, Q पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए। जो वोल्टेज होती है बैटरी, इसका मोस्टली आपको V पता होता है, Q पता होता है और C नहीं पता होता। ऑब्वियसली C इसमें आएगा ही नहीं, है ना। लेकिन इसका भी हम कुछ C भी निकालेंगे, C इक्विवेलेंट। तो आप ये समझ लो कि हम सभी जगह CQV 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 की बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात ये करते हैं कि इसमें Q जो भी है वो क्या वो Q सेम होता है या वोल्टेज सेम होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। अब मैं देखो आपको यहीं से याद करवाने लगा हूं। अगर डायग्राम में सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है तो याद रखना कि दोनों में Q चार्जेस सीरीज में हमेशा सेम होते हैं। जितने चार्जेस इसके पास होंगे उतने चार्जेस इसके पास होंगे। अगर आपने इसके चार्जेस मान लो 10 माइक्रो कूलम निकाल लिए, तो इसको आपको यहाँ पे चार्जेस निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी 10 माइक्रो कूलम भी है। दोनों में चार्जेस सेम होते हैं। डिफरेंट क्या होता है? V डिफरेंट होता है, इसका वोल्टेज डिफरेंट होता है और इसका वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो ये आपको अपने दिमाग में कैप्चर कर लो, ये वाली इमेज जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जब सीरीज में आपने देखा कैपेसिटेंसेस तो डिफरेंट होंगी होंगी, C1 C2 सेम भी हो सकती है बट डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन Q सेम होंगे। एक का चार्ज निकाल लिया, दूसरे का चार्ज ऑटोमेटिकली पता लग गया। ठीक है, और V1 और V2 ये भी डिफरेंट होंगे, राइट। ठीक है, और बात, जितना इस पे और इस पे Q होगा वो उतना ही Q होगा जितना Q इस पे भी होगा, मतलब जो सेल का Q होगा। तो अगर आपके पास सेल का चार्ज है मान लो 20 माइक्रो कूलम, तो आपको इन दोनों के ऊपर ही Q निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी Q 20 माइक्रो कूलम, इसका भी Q 20 माइक्रो कूलम। तो आपको अगर सेल का चार्ज, तो ये समझ लो कि सेल के पास चार्ज था 20 माइक्रो कूलम, सेल ने वही चार्ज पहले इसको दिया, जब ये फिल हो गया पूरा, इस कैपेसिटर को पूरा फुल कर दिया, तो वही 20 माइक्रो कूलम चार्ज इसके पास भी चला गया, तो इसको भी उसने फुल कर दिया। तो चार्ज दोनों के पास सेम होते हैं। पहले 20 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा यहाँ पे, इसको फुल कर देगा, फिर ये और चार्ज भेजता जाएगा 20 20 20 20, जब ये फुल हो गया तो ये नेक्स्ट को भी 20 कर देगा। तो आप ये समझ लो यहाँ से पानी जा रहा था, पहले पानी ने ये वाली बकेट भर दी, फिर पानी ने ये वाली बकेट भर दी। ठीक है, तो दोनों का Q सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। अब हम यही पॉइंट लिखने वाले हैं। अच्छा, वहां पे पहले कर दें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगी। जितनी वोल्टेज इसके पास है, मान लो ये है 10 वोल्ट, तो ये अगर दो पैरेलल में लगे हैं तो इसके पास भी 10 वोल्ट होगी, इसके पास भी 10 वोल्ट होगी। लेकिन जितना चार्ज ये भेज रहा है, मान लो ये चार्ज है Q, सेल का चार्ज है Q, यहाँ पे भी हमने Q माना है, वहां पे भी Q मान रहे हैं, इसका चार्ज है Q।
चार्ज यहाँ से क्यू गया और यहाँ पे जाके क्या हुआ, चार्ज स्प्लिट हो गया। तो डेफिनेटली जब स्प्लिट हुआ तो इसके पास जो चार्ज था वो था Q1 और यहाँ पे चार्ज था Q2, राइट। तो ये भी बात समझने वाली इजी है ना। यहाँ से चार्ज गया और चार्ज फिल तो क्या करेगा, वो स्प्लिट कर गया, तो स्प्लिट कर गया तो चार्ज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, है ना। जो पोटेंशियल होता है वो दोनों का सेम होता है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वही चार्ज गया, वही चार्ज पहले इसके पास गया, इसको फिल कर दिया, और फिर वही चार्ज आगे गया और उसने इसको भी फिल कर दिया। सिर्फ समझाने के लिए आपको मतलब ये चीज बता रहा हूँ कि ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना। तो Q सेम होता है, V डिफरेंट, वहां पे Q डिफरेंट होता है, V सेम। अब ये चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो लिख दो इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q सेम V डिफरेंट ऑन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में Q सेम होता है, V डिफरेंट होता है। इनफैक्ट डिफरेंट जगह डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दो, V डिस्ट्रीब्यूटेड, V डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कैपेसिटर्स। यहाँ भी सेम चीज लिखने वाले हैं, यहाँ पे उल्टा कर देंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो लिख दो V सेम, राइट। और आगे क्या लिखेंगे, Q डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कैपेसिटर्स, ये होता है, ठीक है, Q डिस्ट्रीब्यूट ऑन कैपेसिटर्स। अच्छा, अभी इसका अगर फॉर्मूला डिराइव करना है तो फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूटेड वाली चीज लिख दो। तो आप यहां पे लिखोगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जो भी पहला डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पहले वो वाला फॉर्मूला लिख दो। तो हमने कहा कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा, जितना इसका होगा और इसका होगा, तभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाया। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि अगर इसके पास V था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया V1 में और V2 में। अब अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको उतना ही V दोबारा मिल जाए। हर एक लाइन आज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक चीज अपने दिमाग में बिठानी है। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको उतना ही सेल में पोटेंशियल टोटल मिल जाएगा। अगर इसके पास 10 है और यहाँ पे आपने 4 निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। सो 10 टोटली। तो ऐसे ही वहां पे, चलो वहां पे भी तो सिंपल चीज है, Q डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो अगर इसके पास मान लो Q है 20 और यहाँ से गया और मान लीजिए यहाँ पे 15 चला गया तो दूसरी जगह 5 चला जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला जो हमें लाइन लिखनी है वो लिखनी है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो सेम था उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे Q सेम है और वहां पे V, तो हम कर देंगे डिवाइड होल इक्वेशन बाय Q, होल इक्वेशन बाय Q। तो आपको मिल गया V बाई Q इज इक्वल टू V1 बाई Q प्लस V2 बाई Q। वहां पे भी कर लेते हैं, डिवाइड होल इक्वेशन बाय Q बाय V, डिवाइड होल इक्वेशन बाय V। तो आपको यहाँ पे मिल गया Q बाई V इक्वल्स टू Q1 बाई V प्लस Q2 बाई V। ओके जी। तो अभी V1 अपॉन Q क्या होगा, तो अगर आप वहां से देखो Q बाई V होता है C, तो V बाई Q उल्टा हो जाएगा 1 बाई C। तो आप इसको लिखोगे 1 बाई C1 और इसको लिखोगे 1 बाई C2 और इसको लिखोगे 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। मैं इक्विवेलेंट के बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बस ये समझ लो कि जो आपने सेल के ऊपर निकाला आंसर यहाँ पे, उसको आपने बोल दिया C इक्विवेलेंट। जो आपने इन दोनों के अलग अलग से आंसर निकाले हैं उनको आपने C1 C2 बोल दिया, ठीक है। तो आपके पास ये एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आप जनरली यही फॉर्मूला याद करोगे लेकिन आप एक और फॉर्मूला याद करोगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करो, हम पूरा नहीं करेंगे लेकिन आप सोचो क्या होगा सॉल्व करके। ऊपर एलसीएम ले लो, C2 इधर चला जाएगा, C1 इधर चला जाएगा, डिवाइड बाय C1 C2 आ जाएगा। लेकिन अब जब इसका रेसिप्रोकल करोगे, C इक्विवेलेंट निकालोगे, तो C1 C2 ऊपर चला जाएगा
और जो ऊपर C1 प्लस C2 था वो नीचे आ जाएगा। तो आपको इसको याद ही रख लेना है कि अगर आपको सीक्वेंट डायरेक्टली निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंसेस अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंसेस, ये होता है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू है ओनली फॉर टू कैपेसिटर्स, ओनली फॉर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। अगर अगर दो से ज्यादा कैपेसिटर हैं तब आप यही फॉर्मूला लगाओगे 1/C1 प्लस 1/C2, राइट। मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस, लेकिन ये याद रखना कि जैसे आपके पास 3 कैपेसिटर हैं तो आप लगाओगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन अगर आपके पास 2 ही कैपेसिटर हैं जैसे ये इसमें, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको आप थोड़ा जल्दी सॉल्व कर दोगे क्वेश्चंस को। नहीं तो पहले आप इसका एलसीएम लोगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका रेसिप्रोकल लोगे। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस डिवाइड बाय सम ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा वहां पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q बाई वी, Q बाई वी तो सीधा ही दिया हुआ है हमें C, तो यहाँ पे आ गया C इक्विवेलेंट और यहाँ पे आ गया C1 और यहाँ पे आ गया C2। तो इसका तो सिंपल सा ही फॉर्मूला है पैरेलल वाला। जो आप रेजिस्टेंसेस में करते हो ये उससे उल्टा होता है, याद रखना। अगर आपको किसी को याद हो अपने 10th में रेजिस्टेंसेस की थी तो वहां पे सीरीज का फॉर्मूला होता था R इक्वल टू R1 प्लस R2। इसमें पैरेलल में आता है सेम आंसर, ठीक है। और रेजिस्टेंसेस के पैरेलल में ये होता है और हमारा सीरीज में ये आता है। तो कैपेसिटेंस में उल्टा चलता है, राइट। बस ये याद रखने का तरीका है, दिस इज ऑपोजिट टू द रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। क्लियर है बेटा, ठीक है, ओके। इससे आगे और चलते हैं। देखिए अभी आपके पास ये C इक्विवेलेंट आ गया, वहां पे भी C इक्विवेलेंट आ गया है ना। अच्छा ये जो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन आती है, C इक्विवेलेंट होता क्या है वो, मतलब हम क्या लिखते क्या है ये C इक्विवेलेंट। तो देखो C इक्विवेलेंट का मतलब होता है, हम एक छोटी सी एग्जांपल, आप वो मत लिखना यहाँ पे, मैं लेकिन क्योंकि मुझे आपको और भी लिखाना है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए आपके पास C1 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू है, मान लो चलो C1 की वैल्यू है 4, ओके 6 और ये है 6, ठीक है। मान लो ये माइक्रोफैरेड है, पर चलो हमें अभी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। अगर तो ये दोनों सीरीज में है तो देखना तब आंसर क्या आएगा, और अगर ये पैरेलल में तब देखना आंसर क्या आएगा। अगर ये सीरीज में है तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द कैपेसिटेंसेस डिवाइड बाय सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस। तो आपको करना है 4 × 6 अपॉन 4 + 6, ये आपके पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना। और अगर आपको यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको क्या करना है 4 + 6, ये हो जाएगा। तो अभी देखना यहाँ पे C इक्विवेलेंट आंसर कितना आ रहा है, 6 4 24, 24/10 2.4, और यहाँ पे आंसर आ रहा है 10। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो कैपेसिटेंसेस हैं, एक है 4 और एक है 6, तो आप एक काम कर सकते हो, आप या तो दो कैपेसिटेंसेस लगा लो, ये वाले 4 के और 6 के ऐसे लगा लो, या फिर इन दोनों की जगह आप एक ही कैपेसिटेंस लगा लो 2.4 का, बात सेम ही है। जो काम ये कर रहे हैं वही काम एक कैपेसिटेंस करेगा अगर वो सीरीज में है। दिस इज कॉल्ड है C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब उतना उतना वो काम अकेला ही कर रहा है। तो ये 4 है और ये 6 है, उसकी जगह आप 2.4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा लो तो वो सेम काम होगा। लेकिन अगर यही दो कैपेसिटर आपके पास पैरेलल में है, ऐसे पैरेलल में है, एक की वैल्यू है 4 और एक की वैल्यू है 6, तो वो कह रहा है कि अगर आप इसकी जगह सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा लो 10 का, तो वो दोनों एक ही बात हो जाएगी। ये होता है C इक्विवेलेंट। समझ रहे हो कि अगर आपको बार बार ज्यादा कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 4 और 6 के हैं, आप दो कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर ले आओ जिसकी वैल्यू 2.4 होगी, वो भी सेम वही काम करेगा जो ये वाला करेगा, राइट। और यहाँ पे अगर आपको पैरेलल में है तो आपको 4 6 पैरेलल में लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 10 का ही एक ले आओ कैपेसिटर, वो सेम काम करेगा जो ये दो करेगा। डन, समझ आ गई C इक्विवेलेंट की वैल्यू। अच्छा अब नेक्स्ट चीज, रितेश 2.4 वैल्यू आ रही है ना। हमें पहले हमारे पास कैपेसिटर कितने कितने वाले थे, 4 और 6 वाले। हमें जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद, सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद कैपेसिटेंस मिली है, वो क्या 4 मिली है, 6 मिली है, दोनों से ज्यादा मिली है, दोनों के बीच में मिली है, या दोनों से ही कम मिली है? दोनों से कम मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमें आंसर मिला है वो इन दोनों से ही कम मिला है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप दो कैपेसिटर की जगह
मतलब सॉरी, अगर आप दो कैपेसिटर लगाए हैं आपने और आप चाहते हो कि आप एक कैपेसिटर उसका इक्विवेलेंट लगाएं सीरीज में, तो वो जो एक कैपेसिटर होगा उसकी वैल्यू इन दोनों से ही कम आनी चाहिए, आती है, आनी चाहिए नहीं, आती ही है हमेशा। लेकिन अगर आप ये 4 और 6 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हो तो तो किससे ज्यादा, 4 से, 6 से, या दोनों से? दोनों से ज्यादा आपको कैपेसिटेंस मिलेगी। तो अगर आपको कहीं एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास दो कैपेसिटेंसेस हैं और उसका जो रिजल्ट है वो दोनों से ही ज्यादा मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और अगर दोनों का रिजल्ट दोनों से ही कम आ रहा है, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट आ रही है, तो वो डेफिनेटली सीरीज में है। ये चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट डाउन, सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, सीरीज इज यूज्ड when we need equivalent capacitance, equivalent capacitance less than given capacitances, less than given capacitances। जो कैपेसिटेंसेस आपको गिवन है उससे भी आपको कैपेसिटेंस लेस चाहिए, तो आप सीरीज यूज करोगे। यहां पे लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल इज यूज्ड, पैरेलल इज यूज्ड if we need equivalent capacitance greater than given capacitances, given capacitances, right? तो अगर आप छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप ये लिख लो कि हमारे पास अगर C1 4 है और C2 6 है, देन सीरीज आपका आंसर आएगा 2.4, राइट? और यहाँ पे इफ C1 इज इक्वल टू 4, C2 is equal to 6, then C parallel equals to 10, राइट? ये चीज दिमाग में रखना है आपको, ठीक है बेटा? ओके, तो ये भी क्लियर हो गया, राइट? अब इससे भी एक और चीज, अगर सीरीज में हमें कैपेसिटेंसेस कम मिलती हैं, अब यहाँ पे तो हमारे पास दो थे, राइट? दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास, तो ये वाला पॉइंट था हमारे पास 1, ये था हमारे पास 2 और ये था 3, ठीक है? ओके, चौथा पॉइंट, अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटेंसेस हों, सारे सीरीज में लगे हों ऐसे, ठीक है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें यह है कि सभी की कैपेसिटेंसेस सेम हो, C1 C2 C3 सभी की वैल्यूज सेम हो, C हो, ठीक है? आपके पास कितने कैपेसिटर हैं? आपके पास 1 2 3 4 अप टू n कैपेसिटर्स हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो हमने n वैल्यू दे दी, ठीक है? सभी की कैपेसिटेंसेस सेम है। तो अगर हमारे पास सभी की कैपेसिटेंस सेम है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ वी हैव इक्वल n capacitances, n capacitors in series, अभी हम एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी? यस, वेरी गुड, उल्टा, C/N। ये N/C की बहुत गलती होती है, तो ये याद रखना है, कंफ्यूजन इसी में आती है, हमेशा C ऊपर आएगा डिवाइड बाय N, ठीक है? C/N हम ये भी अभी सॉल्व करेंगे, वहां पे भी पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये था 1, ये था 2, ये था 3 और फोर्थ है सेम लाइन। हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटेंसेस हैं लेकिन सभी पैरेलल में हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है? तो हमारे पास C C C 1 2 N, तो उस केस में क्या होगा? सो इफ वी हैव इक्वल n कैपेसिटेंसेस,
if we have equal n capacitances in parallel combination, तो क्या होगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी n टाइम्स c। ठीक है, गलती इसलिए होती है क्योंकि हम n टाइम c बोलते हैं ना, तब हम यहाँ पे n बाय c बोलना शुरू करते, तो c बाय n है बेसिकली, राइट। c बाय n वहाँ पे cn या nc जैसे भी आपको याद रखना। ठीक है बेटा, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास इफ वी हैव 3 कैपेसिटर्स of each of capacitance 6 माइक्रोफेरेड, राइट। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड इन सीरीज, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी। तो पहले तो एक डायग्राम बना लें क्या मतलब है, तो वो कह रहा है हमारे पास 3 कैपेसिटेंसेस हैं 6 माइक्रोफेरेड के, 6 माइक्रोफेरेड के, हमें निकालना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 1/c इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालो 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, लेकिन क्योंकि ये सभी की कैपेसिटेंस सेम है, तो अगर सेम है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते, अगर आप यहाँ से निकालोगे तब भी आंसर गलत नहीं होगा, राइट। लेकिन क्योंकि आपके पास वैल्यू सेम है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली 6/n, आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं, so 6/3, so you will get 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, सेम यही आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 + 1/6 + 1/6। तो जब आप सी इक्विवेलेंट का आंसर निकालोगे देन यू विल अगेन गेट 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। ओके, तो हमने ये देख लिया कि अगर हमारे पास सेम कैपेसिटेंसेस हैं तो हम सीधा सा ये फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर निकाल देंगे। अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं तब हम ये वाला फॉर्मूला कभी भी नहीं लगाएंगे, तब हम ये वाला फॉर्मूला निकाल के आंसर निकालेंगे। अब आपने एक और चीज नोट की होगी, यहाँ पे मेरे पास 3 कैपेसिटर थे तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया है ना, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर 2 होते तो मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा देता। ठीक है, डन। ओके, वहां पे एग्जाम्पल सेम यही, इफ वी हैव 3 कैपेसिटर्स, if we have 3 capacitors each of capacitance 6 microfarad in parallel, तो हमारे पास C इक्विवेलेंट का आंसर आप निकाल सकते हो n टाइम्स C, 3 टाइम्स 6 विच इज 18 माइक्रोफेरेड। और अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 भी कर देते, तब भी आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये होता है सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस। तो जहाँ पे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज़्यादा आती हो समझ लो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिसमें कम आती हो वहाँ पे सीरीज है। इसको याद रखना भी इजी है, देखो इसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम आती है, वहाँ पे मल्टीप्लाई किया क्योंकि ज़्यादा आती है। डन, चलो अभी क्वेश्चंस करें इसके, देखते हैं कितना समझ में आया ये। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं ताकि उसमें देखते हैं सारा कुछ क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से, चलो इजी वाला कर लेते हैं, फिर से डिफिकल्ट कर लेंगे। मान लो हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं ऐसे लगे हुए हैं, आपको डायग्राम गिवन है, और इसके साथ एक सेल लगा हुआ है और 10 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू है 5 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे वैल्यू है 6 माइक्रोफेरेड।
ये क्वेश्चन है। तो आपको आपको फाइंड आउट करना है। ओ, चलो थोड़ी सी डायग्राम गलत बन गई। चलो इससे इसका आंसर ही निकाल लेते हैं पहले। अ, इसको 9, यहाँ पे ऐसे करो, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, इसको 15 वोल्ट कर दो, इसको 9 कर दो। ओके, 9 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और 15 वोल्ट। अच्छा, आपको पता क्या करना है यहाँ पे? आपको एक तो पता करना है, अच्छा आपको, ओके सीधा सा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अगर आपको पूछा जाए फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, क्वेश्चन ही एक है, फाइंड चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। चलो एक ये है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, ये करना है, पता है, राइट? ओके, चलो आपको ये करवाई दो, अदरवाइज आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे कैपेसिटेंस भी लिख ही लो, इसके ऊपर लिख लो फाइंड कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मैं बताता हूँ, ये क्यों नहीं लिख रहा था मैं, पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है तो ये लिख ही लेते हैं। ओके, राइट। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, इजी है। हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों ही पैरेलल में है ना? तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी, ये पैरेलल में है तो 9C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 9 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 15 माइक्रोफैरड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको देख के समझ में आ रहा है ये पैरेलल में है? ध्यान रखना, ये पैरेलल वो पैरेलल नहीं होता है कि दो चीज़ें ऐसे पड़ी हुई। कई बार एक क्वेश्चन में मैं आपको करवाऊंगा कि दो चीज़ें आपको पैरेलल दिख नहीं रही होंगी लेकिन वो पैरेलल में होंगी। तो पैरेलल का मतलब ये समझना कि पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना? ये कनेक्टेड है, इसलिए पैरेलल है ये, देखने वाला वो मैथ्स वाला पैरेलल नहीं है ये। फाइन, ओके। अच्छा, ये आपने आंसर निकाल लिया, राइट? अब आपको निकालना है फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। कैसे करोगे? मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ, ये बहुत बारी बिल्कुल ठीक है, सही करें। मैं वो चीज़ बताता हूँ, ये ना हर बच्चा डिफरेंट तरीके से सोचता है, कोई इजीली कर लेता है, कईयों को कन्फ्यूजन आती है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ना एक लाइक ट्री डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, वहाँ से आप स्टार्ट कर लो। अगर आप स्लोली एंड स्टेडली फास्ट कर लोगे तो वो ट्री डायग्राम हटा देना, अगर आप उसके बिना भी कर सकते हो। देखो कैसे, जब भी आपके पास कैपेसिटेंसेस गिवन हो, आपको ना जितनी भी कैपेसिटेंसेस हैं आपको वो लिख लेनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 थी तो हमने 2 लिख ली, ठीक है? उसके बाद अब आपने ये देखना है कि ये दोनों आपस में कैसे थी। ये दोनों, आपने दोनों को कंबाइन किया है ना, तो आपने इन दोनों को कंबाइन किया, ये देखो ये हो गया कंबाइन। लेकिन कंबाइन जब किया तो ये कैसे कंबाइन किया, सीरीज में या पैरेलल में? तो आप कहोगे ऑब्वियसली ये पैरेलल में है ना? तो आपने इनको यहाँ पे कहीं पे भी लिख दो कि आपने इनको पैरेलल में कंबाइन किया, ठीक है? ये तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, ये आराम से हो जाएगा, लेकिन मैं आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तब इसलिए बता रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे इन दोनों के बाद और तो नहीं था कोई कैपेसिटर, नहीं था, तो इन दोनों को जो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो आपके पास सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। डन, ठीक है। अब आप शुरू कर दो निकालना, देखो ध्यान से देखते जाना। जब आपने C1 C2 को निकाला आंसर, तो आपको पता है इन दोनों का सी इक्विवेलेंट कितना है। हम कैसे निकालेंगे, पैरेलल था तो पैरेलल का आंसर निकालेंगे, वो आ जाएगा 15। कहाँ पे लिखोगे आप 15? यहाँ पे लिख दोगे 15 माइक्रोफेरेड। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप यहाँ पे सी इक्विवेलेंट लिख दोगे, आपको ये दिखना है कि यहाँ पे Q कितना है और V कितना है। याद है मैंने आपको कहा था कि हर कैपेसिटेंस के साथ दो और एसोसिएट होते हैं वेरिएबल, एक Q होता है और एक V होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे C1 की वैल्यू पता है 9, यहाँ पे C2 की वैल्यू पता है 6, लेकिन ना आपको यहाँ पे अभी तक Q पता है और ना आपको V पता है। यहाँ देख लेते हैं पता है कि नहीं पता है, ऐसे, ठीक है? अच्छा,
अभी पहले हम यहां से सिर्फ हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम पहुंचेंगे, अब हम यहां से रिवर्स करेंगे काम। यहां से ये पता करने के लिए पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने का मतलब है कि इसके देखेंगे कि इसके बारे में हमें क्या क्या चीजें बारे हमें पता है। क्या हमें वी पता है यहाँ पे? क्या हमें वी पता है? हाँ, वी क्या होता है? वी होता है, देखो, जब आप इन दोनों को खत्म कर दिया, राइट, तो खत्म करने का मतलब एक ही कैपेसिटर रह गया, तो उस टाइम पे जो वी होगा वो यही होगा। जब आपने सारे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन करके फाइनली कुछ ऐसे कर दिया, आपके पास ये फाइनल कैपेसिटर बन गया। इसमें क्या है? इसमें C1 भी था, C2 भी था, पता नहीं C3 भी था, C4 भी था, कोई सीरीज में थे, कोई पैरेलल में थे। सब कुछ करने के बाद आपने फाइनली एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर निकाल लिया। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर निकाले तो अपने दिमाग में रखना कि आपके पास यही डायग्राम रह जाएगी, जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो एंड में यही रह जाएगा। अब यहां पे कितना था? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट दिख रहा है? यहां पे है 15 वोल्ट, ठीक है। अब 15 वोल्ट है, सी है, सी कितने था जो भी हमने निकाला आंसर, तो कौन सी चीज एक मिसिंग है यहाँ पे? तो सबसे पहले हमें क्यू निकालना है। वो क्यू किसका होगा? आप यहाँ पे क्यू लिख दो तब भी ओके है, आप यहाँ पे क्यू समझ लो तब भी ओके है, क्योंकि यही क्यू वहां तक जाएगा। तो यहाँ पे ट्री डायग्राम में आते हैं, सी निकाल लिया, वी गिवन है, तो एक चीज रह गई, वो क्या थी? क्यू। तो पहले इसका क्यू निकालेंगे, फिर बाद में ऊपर जाएंगे। इसका क्यू कितना होगा? बोलो बोलो, शाबाश। फॉर्मूला याद करो, यही फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू, तो बताओ इसका क्यू कितना होगा? क्यू का फॉर्मूला सीवी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू इज इक्वल टू सीवी, ठीक है। तो आपने सीवी कर दिया, 15 इंटू 15 कर दिया, आपके पास बन गया 225। और यूनिट्स क्या आएंगे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, माइक्रो कूलम। आपने माइक्रो पे जा रहे हो ना, माइक्रो फैरेड पे काम कर रहे हो, तो आपके पास आ गया माइक्रो कूलम, ठीक है। तो 225 माइक्रो कूलम। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया, सी आ गया, वी था गिवन, क्यू निकाल लिया, डन। अब वापस चलो, ठीक है। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, ये चीजें बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चलो ऑब्वियसली कल भी ये चीज कराऊंगा। जब बेटा ये ऊपर जाएगा, अब यहां से रिवर्स लेना है हमें, ऐसे और ऐसे, तो इन तीनों में से कौन सा वेरिएबल सेम हो जाएगा दोनों की तरफ? वी। ये याद रखना है, सी तो कभी हो नहीं सकता, या तो वी होगा या क्यू होगा, ठीक है। तो वी और क्यू में से देखना है कौन सेम होगा। तो आपको पता है कि अगर ये पैरेलल, ये देखो मैंने लिखा था यहाँ पे पैरेलल, पैरेलल का मतलब है कि जब यहाँ से गए, ये दोनों वेरिएबल गए, तो पैरेलल कहता है कि मैं सिर्फ वी को लेके जाऊंगा आगे, तो वो वी को सेम कर देगा। तो आपको यहां से आंसर मिल गया 15, यहां से आंसर मिल गया 15, डन। अब क्या रह गया? क्यू। क्यू कैसे निकालेंगे इसका? अभी बताया था, क्यू का फॉर्मूला सीवी। कौन सा सीवी? इसका सी और इसका वी, आंसर आ गया, राइट। तो सीवी आ गया 15 इंटू 9, कितना होता है? और यहां पे आ गया अगेन सीवी, 6 इंटू 15। ऐसे निकालेंगे आंसर। तो ऐसे करने से आपको जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपने देखो हर एक कैपेसिटर का सी वी क्यू और सी इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो फाइनल था और उसका टोटल चार्ज कितना था वो भी निकाल लिया, डन। चलो फिर से करो, ये लिख लो, उसके बाद करो ये वाला 5 10 6, 5 10 और 6। चलो ये देखना कैसे करोगे आप। आहाना क्यों नहीं आई आज? फिर तो कल भी नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे आपको, अच्छा इसने ना यहाँ पे आपको 10 वोल्ट दे दिया, यहाँ ऐसे लिख दिया। चलो देखना क्या होगा, कितना आप समझ सकते हो। 10 वोल्ट, 5 माइक्रोकुलम, 6 माइक्रोकुलम। हाँ जी बेटा, ये 5 और 6 आपस में कैसे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो पैरेलल में कहाँ आ गया सेल?
हाँ, तो ये सेल है ना, पहली बात, सेल का ये जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव होती है ना, और ये छोटी लाइन नेगेटिव होती है। अब क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव चला गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव वाला क्या कर रहा है, नेगेटिव यहाँ पे भी जा रहा है और नेगेटिव यहाँ पे भी जा रहा है। दोनों चीजें नोट करो, राइट। और देखो, अगर आप यहाँ पे ये वाला नेगेटिव मान के क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव होते हैं प्लेट्स और ये नेगेटिव होते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ से ज़्यादा बेटर है समझना। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, और नहीं, आप ये पॉजिटिव, हम बाय कॉम्बिनेशन ये कह देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव है, राइट। आप इसको ये समझ के चलो कि दोनों प्लेट्स आपस, अच्छा चलो आपको थोड़ा सा और आइडिया देता हूँ। जब कोई भी सर्किट सीधा ना अटैच हो, स्प्लिट हो जाए कहीं से, तो वो कभी सीरीज में नहीं हो सकता। फिर से जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा। जब एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर में ऐसे लाइन होती, मान लो ऐसे होती, तो वो तो पक्का ही पता था सीरीज में होता है। जैसे ही वो स्प्लिट कर गया, मतलब कोई चीज यहां से जाती, ये समझ लो कि थोड़ी इधर भी चलेगी और थोड़ी इधर भी चलेगी, ऐसे चलेगी, तो ये स्प्लिट वाला केस वही हो जाएगा जैसे हम हमेशा पैरेलल में सोचते हैं। जैसे हम ये सोचते हैं, हम सोचते हैं ना यहाँ से गया, और देखो यहाँ से हम क्या सोचते हैं, सेल गया और स्प्लिट कर गया, बोलते हैं ना। तो यहाँ से भी क्या हुआ होगा, ये देखो यहाँ से भी क्या होगा, मान लो ये वाली चीज है, यहाँ से गया गया गया, जैसे मर्जी मान लो, तो यहाँ से क्या हुआ, एक इधर चला गया एक उधर चला गया, तो ये सीरीज तो हो ही नहीं सकता, ये श्योर है। तो अगर सीरीज नहीं होता तो डेफिनेटली वो पैरेलल है। तो जब भी एक लाइन सीधी नहीं कर रही है, अगर वो बैटरी से दो हिस्से स्प्लिट हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली पैरेलल ही है, राइट। तो अगर ये पैरेलल है तो हमारे पास ये बन गया 5 और 6, और हम सेल कहाँ करें, तो अगर आपको ये पता लग गया कि ये दोनों पैरेलल में है, तो आप सेल कहीं पे भी बाहर बना सकते हो, मतलब कि आपको यहाँ पे ही बनाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है अदरवाइज, यार हमने तो 10 यहाँ पे था, यहाँ पे 10 कैसे आ गया, नहीं कुछ नहीं करना, आपको पता लगा ये दोनों पैरेलल में है, और तो कोई सेल और तो कोई कैपेसिटर बचा नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे आप नॉर्मली सोचते हो दो पैरेलल में है। अगर आपको ये भी नहीं बनाना आता, मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं बनाना आता, मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, सर ने कहा था कि अगर वो सेल होगा तो वो दोनों में स्प्लिट हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल है, लेकिन मुझे ये नहीं पता लगता कि ये डायग्राम कैसे बनेगी, छोड़ दो, जरूरत नहीं है बनाने की। आप इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ, बस आपको पता लग गया ना दो पैरेलल में है, तो आप क्या करोगे, आपको पता लगा ये दोनों पैरेलल में है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, आप लिख दो C1 5 C2 6, और क्या करोगे, दोनों को कंबाइन करोगे और लिख दोगे पैरेलल, और फिर आप यहाँ पे उसका सीक्वेंस निकाल लोगे, बस जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, ये बहुत बार बच्चे, सबका इंटेलेक्चुअल यहाँ पे अलग अलग काम करता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है डायग्राम बना लो, अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे आपके नंबर नहीं कटेंगे, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, तो आपको पता है इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11। पोटेंशियल कितना है यहाँ पे 10, तो क्यू कितना है यहाँ पे 110 CV, क्यू इज इक्वल टू CV 110 माइक्रोकूलम। इसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन में टोटल चार्ज निकालना था बस, अगर उससे आगे कहते तो हम वो भी निकाल लेते। सर अगर जो 5 माइक्रोफेरेड जो एलिमिनेटेड है वो 6 की लाइन के साथ ही होता है तब भी पैरेलल ही, अगर 5 यहाँ पे होता, मतलब उसकी लाइन से जॉइन होना होता कौन सी लाइन, ये वाली, है। हाँ, नहीं तब सीरीज में होता। सर डिवाइड डिवाइड तो ये जब जब ये यहाँ से करंट या जो भी चार्जेस जा रहे हैं, तो ये यहाँ से स्प्लिट हो रहे हैं दो हिस्सों में, है ना। जब यहाँ पे कैपेसिटर यहाँ पे आ गया मान लो, तो स्प्लिट होना, स्प्लिट हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या लेना देना, जो चार्जेस इस तरफ जा रहे हैं वो तो सेम चार्जेस दोनों कैपेसिटर को जा रहे हैं ना। अगर उनके बीच में जाता है वो कनेक्ट होता है, हाँ, जब बीच में मतलब इसके बीच में, से कनेक्ट हाँ फिर तो वही चीज़ है, फिर पैरेलल। मान लो ये ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे, दोनों पैरेलल, क्योंकि यहाँ से बैटरी आई, बैटरी से यहाँ चार्ज आया, और चार्ज अब सोच रहा है किधर को जाऊँ, लेफ्ट या राइट, तो स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है तो पैरेलल। चलो ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देखो,
दिव्यांश तू आया नहीं उस दिन, क्यों नहीं आया सी? सही नहीं सी, गलत सी का। ये लो, ये लास्ट क्वेश्चन ये वाला कर लो। आपके पास है 6 वोल्ट 10 5 5 10 माइक्रोफेरेड, 10 5 5। चलो ये वाला बताओ, ठीक है। और इसकी वोल्टेज जो है वो है 6 वोल्ट। आपको फाइंड करना है, फाइंड द चार्जेस ऑन 3 कैपेसिटर्स। तीनों कैपेसिटर में चार्जेस बताओ। चलो करो, अगर नहीं आएगा तो ट्री बना लो। पर ट्री बनाने के पहले भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपस में कौन कैसे हो रहे हैं। किसका? चार्जेस का? चार्जेस पता करने हैं? नहीं, गलत है। 120 कैसे आ गया? हाँ जी बेटा, बना ली डायग्राम? बताओ जी कैसे, क्या लग रहा है आपको? नहीं पता नहीं यार क्या बोली जा रहे हो। हाँ जी, कैसे निकालोगे? पहले तो बताओ क्या हो रहा है। हाँ तो आप इसको ऐसे समझो, यहाँ से चार्ज गए, यहाँ पे गया है ना, उसके बाद चार्ज यहाँ से दो हिस्सों में स्प्लिट हुआ, तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, राइट। अब जब ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे तो जो भी इनका रिजल्ट आएगा वो कहाँ लगाएंगे? अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, ये दोनों तो पैरेलल में समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ये डायग्राम दोबारा से आपको दिखाऊं कि मुझे कैसे, मैं इसको कैसे इमेजिन कर रहा हूँ, ये बन गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, ध्यान सुनते रहना। इन दोनों का आंसर मैंने सीक्वेंट निकाल लिया। सीक्वेंट लिखो कहाँ पे, मतलब इस डायग्राम में कहाँ बनाऊं? तो मैं आपको ये कहूंगा, चाहे आप यहाँ पे लिख लो चाहे आप यहाँ पे, मतलब एक कैपेसिटर हटा दो और दूसरी की जगह पे आप सी इक्विवेलेंट लिख दो। जैसे कि मैं ये लिखने वाला हूँ, जैसे मान लो ऐसे, ये लिख देता हूँ सी इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा अब इसका क्या करूँ? मर्जी है, आप करना है तो कर दो। ये लो, वैसे ये बनाते नहीं होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं इसको कैसे इमेजिन कर रहा हूँ। ये रह गया, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं यहाँ पे भी लिख सकता था, अगर मैं यहाँ पे लिख देता फिर मैं सिंगल लाइन ऐसे लगा देता यहाँ पे। ये मेरी मर्जी है, मतलब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, लाइक दिस, ऐसे कर दो ये सीधी लाइन, और यहाँ पे आप सी इक्विवेलेंट बना दो, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, जैसे मर्जी सोच लो, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है? अब ये दोनों आपस में, या ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? तो कैसे लग रहा है आपको? यहां से गया, यहां से स्प्लिट हुआ, है ना। लेकिन स्प्लिट होने के टाइम पे यहाँ पे कैपेसिटर है हमारे पास। तो अगर देखो, ये आगे जाके आपको क्वेश्चन में करवाऊंगा भी, जिस लाइन में अगर कैपेसिटर एग्जिस्ट ही नहीं करता ऊपर से लेके नीचे तक, आप उस लाइन को हटा भी सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। अगर एक कैपेसिटर एग्जिस्ट करता फिर नहीं करना था, अगर यहाँ पे नहीं करता तो आप हटा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे अब दो है, लेकिन यहाँ स्प्लिट लग रहा है, लेकिन जहाँ पे स्प्लिट आपको लग रहा है वहाँ पे कैपेसिटर है किसी पे, पूरी लाइन पे नहीं है, तो आप इसको पूरी लाइन को हटा भी सकते हो। क्या बन गया? ये भी सीरीज। तो इसका मतलब C1 और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये देखो, हमारे पास C1 C2 C3 है ना, इनकी वैल्यू 10, अब मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, 10 5 5, ठीक है। अब क्या करूंगा आगे? आप मुझे ट्री बनाना सिखाओगे। यहाँ पे क्या करूंगा? सबसे पहले किसको हम सोच रहे हैं सॉल्व करने के लिए? C2 C3 को। तो ये देखो, C2 C3 कंबाइन कर दो पैरेलल में, ये लो, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो C इक्विवेलेंट नहीं आएगा, C23 आएगा। ऐसे ही है ना, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो C23 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ गया C23 आप जो बोल रहे हो, उसका C1 के साथ कैसे कॉम्बिनेशन है? सीरीज। तो देखो ट्री देखो, C23 C1 सीरीज, और इनका जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोल देंगे? C इक्विवेलेंट। अगर आप और इजी करना चाहते हो C1 2 3 4 बोल सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि सारे सॉल्व हो गए।
ठीक है ना, 4 नहीं 1 2 3 ये आ जाएगा, राइट। अब निकालने की बारी से कैसे सॉल्व करेंगे, 5 और 5 10, यहाँ पे आ गया 10 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो व्हाट इज C123, तो आप कहोगे ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है या तो आप प्रोडक्ट अपॉन सम कर लो, पर अगर मैं आपको कहता आप, क्योंकि दोनों की वैल्यू 10 आ रही थी, तो मैं डायरेक्टली 10/2 भी कर सकता था, ठीक है ना, सेम आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ से भी 5 आ जाएगा, यहाँ से भी 5 आ जाएगा, राइट। तो आपके पास आंसर बन गया 5 माइक्रो, यहाँ पे आंसर बन गया 5 माइक्रोफेरेड। अब बताओ आगे क्या करो, यहाँ पे 2 एलिमेंट रह गए, 2 रह गए, पहले तो बताओ Q है, V है, कुछ है गिवन, हाँ V है। जब आपने सारा कुछ सॉल्व कर दिया तो आपके पास एक ही पोटेंशियल बचा, दैट वाज 6 वोल्ट, यहाँ पे V आ गया 6 वोल्ट। आगे क्या करोगे, आगे करोगे Q निकालोगे ऑब्वियसली, क्या हो गया, वोल्टेज तो सीरीज में वेरी करता है। नहीं 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 नहीं, देखो आपने क्या किया, आपने सभी का आंसर निकाला ना, तो आपके पास, मैं फिर से वही बोलने लगा हूँ, आपके पास एक ही कैपेसिटर बच गया, ये देखो, और आपके पास 6 वोल्ट यहाँ पे बच गया, तो आपको ये सोचना है कि सी इक्विवेलेंट बच गया तो एक ही वोल्टेज आएगी ना यहाँ पे, रिया बेटा ध्यान से, सी इक्विवेलेंट गिवन है, तो एक, जब आप सी इक्विवेलेंट तक पहुंच गए ना, समझ लो जो वोल्टेज आपकी सेल की गिवन है बस वही है और कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया वोल्टेज 6 वोल्ट और क्यू आप निकाल लोगे आराम से, सी भी, तो आपके पास आ गया 5 × 6 विच इज 30। अब बताओ इसके बाद क्या करोगे, हमने नहीं हमने निकालना था चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स, इनमें चार्जेस निकालने हैं, बताओ कैसे करोगे। अब ये गेम ही है, ये अच्छी सी ट्रिकी गेम, याद करो क्या, अब यहाँ से क्या 2 चीजें जाएंगी, और नहीं चार्ज, यहाँ से वोल्टेज और चार्ज दोनों यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे 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 और यहाँ पे पहुंच गए। अब ये फिल्टर करने वाला है, ये पूछेगा कि मैं ये अब किसको उठाएगा, वोल्टेज को या चार्ज को, किसको उठाएगा, सीरीज में, सीरीज इधर था, चार्ज सीरीज हमने इधर बनाया था याद है, तो सीरीज वाला कहता है कि चार्ज जो नीचे से आ रहा है वही मैं लेके आगे चला जाऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ से चार्ज कितना जा रहा था 30, तो यहाँ से 30 चार्ज इधर और 30 चार्ज इधर चला गया, ध्यान से देखना, भी देखते जाना क्या हो रहा है, 30 इधर चला गया 30 इधर चला गया, तो इसके पास ये यहाँ से चार्ज कितना मिल गया 30, और यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे ना कि यहाँ पे चार्ज कितना मिल गया 30, राइट, ओके। चार्ज मिल गया, सी मिल गया, चार्ज मिल गया, सी मिल गया, क्या मिसिंग है, वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज कितनी आएगी, फॉर्मूला वो देखो ऊपर गया, फॉर्मूला वोल्टेज का Q अपॉन C, तो Q अपॉन C कर दो, क्यों 30/10 आ गया 3 वोल्ट। अब यहाँ पे वोल्टेज निकाल लो, बोलो कितनी आएगी 30/10, अगेन यहाँ पे Q कितना है 30, C है 10, 30/10, ये आ गया आपके पास 3 वोल्ट, डन, ठीक है। लेकिन खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपने कॉम्बिनेशन का निकाला था, ये 2 3 इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, आपको चाहिए अलग अलग, इन दोनों का अलग अलग से चाहिए चार्जेस कितने हैं। चलो जी यहाँ से ऊपर, अब आप, मैं कुछ नहीं हिंट दूंगा, बताओ क्या क्या होगा। पहले तो दोनों ऊपर जाएंगे, कौन कौन से ऊपर जा रहे हैं, वोल्टेज और चार्ज दोनों जा रहे हैं। आगे का क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, पैरेलल, पैरेलल पड़ा है, तो पैरेलल किसको उठाएगा, सेम वोल्टेज को। तो बताओ फिर क्या होगा आगे जाके, दोनों के पास सेम वोल्टेज पहुंच जाएगी। कितनी वोल्टेज है 3 वोल्ट, तो यहाँ पे V2 हो गया 3 वोल्ट और यहाँ पे V3 हो गया 3 वोल्ट। अब आगे बताओ क्या होगा, चार्ज निकाल लेंगे। अब दोबारा थोड़ी यहाँ पे देखना है, 2 चीजें आ गई, तीसरी चीज निकाल लो। तो Q निकालना था, Q2 = CV, तो वो आ गया आपके पास 15, और यहाँ पे आ गया Q3 = CV विच इज अगेन इक्वल्स टू 15। आई बात समझ, इसलिए ये ट्री मैं ये सिखाता हूँ कि आपको, ताकि हर बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन कैसे बन रही हैं, सर्किट तोड़ के हम ये बना देते हैं, ये बना, तो एटलीस्ट वो ऐसे कर सकता है वो, ठीक है। तो इससे आपको जितना भी क्वेश्चन पूछा गया होगा आप उतना ही आंसर, अगर आपको कहा कि सभी में चार्जेस पता करो,
अगर आपको कहा नहीं जी इसमें सिर्फ इक्वल नेगेटिव पता करो, जो भी आपको कहा आपने सब कुछ निकाल लिया, इससे ऊपर और कुछ नहीं पता यहाँ पे। डन, ओके चलो ठीक है जी, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया।